राजस्थान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे करौली से खबर की। शांति बहाली की कोशिशें करौली में तेज कर दी गई हैं। सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे दूध और सब्जी सप्लाई की जाएगी। 24 घंटे से ज्यादा समय से यहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है। सांसद मनोज राजौरिया, विधायक लाखन सिंह ने दौरा किया है। यहां पर शांति व्यवस्था के लिए 1200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 50 से अधिक पुलिस अधिकारी भी करौली भेजे गए हैं। 5 से अधिक आईपीएस अधिकारी हालातों का लगातार जायजा ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करौली में पथराव हुआ, आगजनी हुई, उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। हालात सामान्य करने की कवायद लगातार की जा रही है। 50 से अधिक पुलिस अधिकारी करौली भेजे गए हैं। 5 से अधिक आईपीएस अधिकारी हालात का जायजा ले रहे हैं। तो यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे थे, स्थिति तनावपूर्ण हुई थी, उसको रोकने के लिए, स्थिति को सुधारने के लिए कर्फ्यू लगाया गया था। कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवाओं को भी रोक दिया गया था। और कर्फ्यू को आपको बता दें, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इसीलिए लोगों तक जरूरी सेवाएं पहुंच सके, इसके लिए भी लगातार कवायद की जा रही है। तो हालात फिलहाल सामान्य बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग इस वक्त अपने घरों में हैं, क्योंकि यहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है। तो हालात फिलहाल सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता को तैनात भी किया गया है। दुखद घटना हुई है। जिस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा गया, ये बहुत दुखद है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जिस तरीके से पथराव किया गया, दुकानों को आग लगा गई है। मैं और जिला प्रशासन और साथ में विधायक हम सब का दौरा कर रहे हैं। जो दोषी होंगे उनको सख्त से सख्त सजा मिले, इसी को सुनिश्चित करने के लिए मैं दौरा कर रहा हूँ। और जो दुकानें चली है, जो पीड़ित हैं, उनका अधिक से अधिक मुआवजा मिले। भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, उसके लिए प्रशासन को पाबंद किया जाए और समाज को एक किया जाए। कि मैं भरजोर तरीके से निंदा करता हूँ। और जो उपद्रवी लोग हैं, उनके लिए पुलिस प्रशासन सारा सख्त है और उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो लोग इस घटना में शामिल हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ करौली से सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ चुके हैं। विष्णु, हालात फिलहाल बताया जा रहा है कि सामान्य है। बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है। तो क्या अभी मौजूदा स्थिति क्या है वहां पर? देखिए, करौली में जो सांप्रदायिक हिंसा को हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। स्थिति इस वक्त जो है पूरी तरह से नियंत्रण में है। यहाँ शांति है। पुलिस जो है लगातार यहाँ पर गश्त कर रही है। शाम करीब 4 बजे आज कलेक्ट्रेट सभागार में जो है सामुदायिक जो लोगों की जो है मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग है उनको यहाँ बुलाया गया था। खुद सांसद मनोज राजौरिया, जिला कलेक्टर, एसपी, ये जो सभी जो लोग हैं यहाँ मौजूद रहे। और उसमें चिंतन हुआ कि किस तरह से यहाँ पर वापस शांति को बहाल किया जाए। ऐसी कौन सी कमियां थी जिनकी वजह से ये हिंसा हुई। उसमें 2 जो मामले वो सामने आए, उसमें ये पहला, सभी लोगों का ये कहना था कि इस पूरे मामले में प्रशासनिक जो है फेलियर रहा है, इंटेलिजेंस का फेलियर रहा है। जब पुलिस को पता था कि जो एक रूट तय था, रैली का रूट तय था, रैली कहां से निकलेगी, वो सब कुछ तय था, उसके बावजूद पर्याप्त जो इंतजामात क्यों नहीं किए गए, पर्याप्त फोर्स क्यों नहीं लगाई गई, आपको ये सूचना क्यों नहीं मिली कि ऐसे हिंसक उपद्रव हो सकता है। आपने जो वहां जो रूट था, वहां पर आपने क्यों पहले जो है लोगों से बातचीत नहीं की, लोगों के साथ मीटिंग नहीं आयोजित की। उसके अलावा शांति समिति के जो लोग थे, उनका ये कहना था कि जब प्रशासन को जब झगड़ा होता है, तब प्रशासन को शांति समिति के लोग याद आते हैं। उसके अलावा शांति समिति की कभी बात नहीं की जाती, कभी उनसे कोई बातचीत नहीं की जाती। इसी बात को सांसद जो मनोज राजौरिया, उन्होंने भी स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि इस मामले में अब जो है शांति समिति के लोगों को जोड़ा जाए। ऐसे में कल वापस से एक बार 4 बजे मीटिंग होगी। फिलहाल जो है कर्फ्यू जो है वो कल तक लागू रहेगा। इंटरनेट की जो बंदी है वो भी अभी लागू रहेगी। और एक बात मैं कह दूं कि जो ये मीटिंग आयोजित की गई, उनमें दोनों पक्षों का ये कहना था कि ऐसा न हो कि पुलिस दबाव में आकर के निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, जो उपद्रवी हैं वो उससे बच जाएं।
और या फिर उपद्रवियों के खिलाफ दबाव में आकर के, किसी भी राजनीतिक दबाव में आकर के उनके खिलाफ हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि ऐसा होता है तो फिर से हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी विष्णु, बताया जा रहा था कि जो नुकसान हुआ है उसके लिए आंकलन के भी आदेश दिए गए हैं, क्या जमीनी स्तर पर इसे लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में जमीनी स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एसआईटी का गठन किया गया है, जिसका एडिशनल एसपी को चार्ज दिया है और एडिशनल एसपी किशोर बुंटोलिया के नेतृत्व में ही ये जो एसआईटी जो है टीम वहां पे काम कर रही है। एफएसएल टीम को वहां बुलाया गया था। खुद जो है एफएसएल की टीम ने पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर के हिंसाग्रस्त जो इलाके हैं वहां पर उन्होंने जांच की है। वहां अनुमान जो पूरा एक सर्वे किया गया है, कितना नुकसान हुआ है, कौन कौन से कितने मकान है, कितनी गाड़ियां, लेकिन पुलिस ने जो है इसके बारे में अभी तक जानकारी देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा मुकदमा दर्ज कर 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कल जो है 40 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। उसके बाद आइडेंटिफाई किया गया कितने लोग हैं। उसके बाद जो वीडियोग्राफी की फोटोग्राफी में जो लोग सामने आए, उसके बाद अब तक 13 गिरफ्तारियां उसमें हो चुकी है। आज जो मीटिंग हुई कलेक्ट्रेट सभागार में, उसमें यह भी क्या सांसद मनोज राजौरिया ने कहा कि उनको सूचना मिली कि पुलिस जो है दबाव में आकर के कुछ निर्दोष लोगों को भी गिरफ्तार करी है। ये ऐसे लोग हैं जो राहगीर हैं, उनको पकड़ करके संख्या बढ़ाने के लिए, पूरे इस मामले में दिखाने के लिए उनको पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया हुआ दिखाया जा रहा है। जी विष्णु, ये बड़ी बात है जो कहा जा रहा है कि जो आम लोग हैं, बेकसूर लोग हैं, उनको भी पकड़ा जा रहा है, पुलिस दबाव में है, तो इसे कैसे पहचान किया जाएगा, कौन बेकसूर है और कौन कसूरवार? देखिए, इस पूरे मामले में एसपी जिला कलेक्टर का ये कहना है कि कोई भी जो है दोषी वो बचेगा नहीं, निर्दोष है उसको कोई कुछ कहेगा नहीं। इसके लिए उनका ये कहना है कि जो वीडियोग्राफी प्रशासन ने करवाई, जो फोटोग्राफी उन्होंने करवाई, जो वीडियोग्राफ्स जो सोशल मीडिया के जरिए उनको मिल रहे हैं, उसी के आधार पर आइडेंटिफाई किया जाएगा कि इस मामले में दोषी कौन है। और अब तक जो है 13 गिरफ्तारियां हो चुकी है। दोनों पक्ष के लोग उसमें बताए जा रहे हैं, लेकिन नाम उनके जो है डिस्क्लोज नहीं किए गए उससे कि मतलब ये जो पूरा मामला है अब तक गिरफ्तारी तक ही सीमित है, नाम उनके बिल्कुल नहीं बताए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं अगली खबर का। एनएचएआई घोटाले में सीबीआई ने छापेमारी की है। सीबीआई ने देश भर में 22 ठिकानों पर छापे मारे हैं। एनएचएआई के 9 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 13 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने छापेमारी की है। 1 करोड़ 10 लाख रुपए की नकदी और ज्वेलरी भी जब्त किए गए हैं। एनएचएआई के महाप्रबंधक पी पढ़ी, निदेशक पीके सिन्हा, निदेशक वैभव मित्तल, मैनेजर डीपी सोनी, डायरेक्टर एसके गुप्ता, डायरेक्टर सूरज प्रकाश, मैनेजर एसके शर्मा और मैनेजर नीरज गौड़ के ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं आपको बता दें, मामले में सीबीआई ने प्राइवेट कंपनियों के व्यक्तियों पर भी शिकंजा कसा है। एनएचएआई घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कई जगहों पर छापेमारी कार्रवाई की गई है। 13 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ सहयोगी राकेश शर्मा जुड़ चुके हैं। राकेश, बड़ी कार्रवाई की गई है सीबीआई की ओर से, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए, जो कार्रवाई है वो जारी है। सीबीआई ने छापे मारे हैं देश भर में 22 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है, इसके निर्माण कार्य में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसमें जो कंपनियां राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में शामिल थी, जो इन अनियमितताओं में शामिल थी, उन पर छापे की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा एनएचएआई के जो 9 अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी जिनके पास प्रशासनिक अधिकार होते हैं और जो इन भ्रष्टाचारों में शामिल हैं, उन पर भी सीबीआई ने शिकंजा कसा है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें जो एलपी पार्टी हैं, ये राजस्थान में रहे थे और यहाँ रहते हुए जो राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य थे, उनमें बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने अनियमितताएं की हैं। तो सीबीआई ने इनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इनकी गिरफ्तारी के प्रयास अब तेज होंगे, क्योंकि छापे की कार्रवाई में काफी अहम दस्तावेज मिले हैं। जो कंपनियां थी जो इस कार्य को कर रही थी, उनके जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ, जो प्राइवेट व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ भी सीबीआई ने
मुकदमा दर्ज किया है। और अब ये मामला चूंकि बहुत पहले से लंबित था, लेकिन अब सीबीआई इसमें दूध का दूध और पानी का पानी जल्द कर सकती है। जी राकेश, आपने बताया कि जो अधिकारी थे उनके दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं, तो क्या लगता है और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं घोटाले पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके जो इन्होंने सीबीआई ने आज छापेमारी की है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर दस्तावेज किए हैं और ये तमाम दस्तावेज जो प्राइवेट कंपनी है उसके यहाँ से किस किस अधिकारी के साथ किस तरह की मिली भगत थी, कितना पैसा दिया उसको, ऐसे काफी अहम दस्तावेज जो है सीबीआई के हाथ लगे हैं। साथ ही सीबीआई ने जो मुकदमा दर्ज किया था तो इन अधिकारियों की मिली भगत और इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत सीबीआई को मिल चुके थे। तो सीबीआई ने अब शिकंजा कसा है जब छापे की कार्रवाई की है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर आज कांग्रेस संगठनात्मक मुद्दों को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक को सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, संगठनात्मक चुनाव पीआरओ संजय निरुपम ने संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, जो भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में आगे रहेगा उसे संगठनात्मक नियुक्तियों में फायदा मिलेगा। डीसीसी, पीसीसी और एआईसीसी सदस्य बनने का मौका मिलेगा। गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस सदस्यता अभियान में पूरी तरह से पिछड़ गई है। प्रदेश कांग्रेस को 31 मार्च तक 50 लाख सदस्य बनाने थे, लेकिन तय लक्ष्य से काफी दूर रहने पर इसे 15 अप्रैल तक बढ़ाया जा चुका है। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बाड़मेर में बीजेपी पर कड़े प्रहार किए। गहलोत यहां महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन को संबोधित कर रहे थे। गहलोत ने देश प्रदेश में जाति धर्म के नाम पर हो रहे तनाव के लिए केंद्र और बीजेपी की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। गहलोत ने करौली की घटना के पीछे भी धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण को जिम्मेदार बताया है। गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी को अपील करनी चाहिए कि जाति और धर्म के नाम पर जगह जगह ध्रुवीकरण हो रहा है, वो उचित नहीं है। इसी कारण देश में जगह जगह तनाव हो रहा है। करौली और ब्यावर की घटनाएं इसी का नतीजा है। ध्रुवीकरण हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है, ये उचित नहीं है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ये देश हित में नहीं है। उसी कारण से जगह जगह पर तनाव पैदा होते हैं। दुर्भाग्य से कल घटना जो हुई है करौली की, वो आपके सामने है। और आज भी ब्यावर में आपस में एक छोटी बात को लेकर झगड़ा हो गया अभी सुबह सुबह, और एक व्यक्ति की हत्या हो गई। तो अब ये जो जाति धर्म के नाम पर रंग दे देते हैं, दो व्यक्ति को भी भेज सकते हैं, मर्डर हो गया, पर अगर धर्म अलग अलग है दोनों का, तो फिर धर्म के नाम पे लोग ध्रुवीकरण करके फिर उसको इश्यू बनाते हैं। तो अगर मेरा मानना शुरू से रहा है, जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस जिले में, जिस प्रदेश में, जिस देश में अगर शांति, भाईचारा, सद्भाव रहता है, तो वहाँ पे माहौल बनता विकास का। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा आत्महत्या करने के मामले में चिकित्सकों के विभिन्न संगठनों की आज गृह विभाग के साथ वार्ता हुई। चिकित्सकों के साथ पुलिस अधिकारियों की वार्ता का दौर पूरा हुआ। पुलिस अधिकारियों और डॉक्टर्स के बीच सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई। डॉक्टरों ने बैठक के बाद कोई बयान नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि हमेशा वार्ता का बिंदु सकारात्मक जारी रखना चाहिए। डॉक्टर्स ने कहा कि वार्ता का लेटर तैयार किया जाएगा। इसी के साथ इस मामले में एसआईटी के गठन पर भी सहमति बन सकती है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात कांग्रेस के गढ़ में नड्डा के हुंकार की।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। करौली में शनिवार को हुई पथराव और आगजनी की घटना पर सीएम अशोक गहलोत ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीएम गहलोत ने निर्देश दिए कि सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान कर सख्ती से कार्रवाई की जाए। सीएम ने कहा कि अपराधी चाहे किसी धर्म, जाति या वर्ग का हो, अपराध में उसकी संलिप्तता पाए जाने पर उसे बख्शा नहीं जाए। उन्होंने कहा कि करौली में हुई घटना दोबारा नहीं हो, इसके लिए पुलिस प्रोएक्टिव होकर शांति व्यवस्था कायम रखने की दिशा में एहतियाती कदम उठाए। हर थाना स्तर पर हार्डकोर अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने विभिन्न समुदायों के बीच शांति का माहौल कायम करने और कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। वहीं करौली में हुई हिंसा के बाद आसपास के जिलों का पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। दौसा में भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। दौसा जिले में करौली जिले से जुड़ने वाले उपखंडों में आज पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। इस दौरान पुलिस ने सभी को प्रेम और भाईचारे से रहने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करने की अपील की। इस दौरान दौसा के महुआ में डीएसपी ब्रिजेश कुमार और एसएचओ कृष्ण धनखड़ के नेतृत्व में पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। कल की घटना को देखते हुए एसटीएफ का जाब्ता थाने के जाब्ते को लेकर के महुआ शहर की प्रमुख गलियों में फ्लैग मार्च किया गया। लोगों को समझाइश की शांति बनाए रखने के लिए कोई अप्रिय घटना नहीं घटे, एहतियातन तौर पर फ्लैग मार्च निकाला गया। और रुक करेंगे अगली खबर का। बाड़मेर में आज एक साथ 4 केंद्रीय मंत्री जुटे। कार्यक्रम था तिलवाड़ा में किसान मेले और प्रदर्शन का। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव बालियान पहुंचे। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पश्चिम राजस्थान में हर घर पानी पहुंचाने का सपना 2024 तक साकार हो जाएगा। इसके लिए मोदी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार चाहती है कि किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिले। सरकार चाहती है कि खेती के काम में किसान को टेक्नोलॉजी का साथ मिले ताकि किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है। पहले सामान्य तौर पर किसान का इंश्योरेंस हो जाता था, लेकिन उसके हाथ में पॉलिसी नहीं होती थी। अब जिस प्रकार से अन्य प्रकार के इंश्योरेंस की पॉलिसी हमारे हाथ में होती है, वैसे ही फसल बीमा की पॉलिसी भी किसान के हाथ में होगी, तो उसको देना ये शुरू किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसीज वितरण करने का कार्यक्रम रखा गया था। तिलवाड़ा के ऐतिहासिक पशु मेले में भारत सरकार जिस तरह से कृषि के विभिन्न क्षेत्र, पशुपालन के विभिन्न क्षेत्र और एलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था, ताकि इस क्षेत्र के किसान सारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करके अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। देश के माननीय कृषि मंत्री जी ने आज यहाँ आकर के, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि यहाँ बाजरा अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा की। राजस्थान में बीजेपी मिशन 2023 में जुटी है। सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जीत का फॉर्मूला बताया। पूरब में कमल खिलाओ, सत्ता में काबिज हो जाओ। कांग्रेस के गढ़ में नड्डा की हुंकार। ट्राइबल बेल्ट में विक्ट्री का नड्डा मंत्र। मिशन 2023 की डगर, पूरब पर बीजेपी की नजर। 2023 में जीतना है तो पूर्वी राजस्थान को साधना है। प्रदेश में कमल को कमबैक करना है तो पूर्वी राजस्थान को फतेह करना है। राजस्थान में बीजेपी को जीत का ये जेपी नड्डा मंत्र है। संदेश एकदम साफ है, पूरब में सेंध लगाओ, सत्ता में काबिज हो जाओ।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को सवाई माधोपुर में एसटी विशिष्ट जन सम्मेलन में शामिल हुए। ट्राइबल बेल्ट को साधने के लिए कांग्रेस पर जमकर बरसे। कांग्रेस पार्टी को अंबेडकर विरोधी बताया और केवल कमल को ही दलितों का सच्चा हितैषी करार दिया। अंबेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनके खिलाफ कांग्रेस ने कैंडिडेट किसने दिया, किसने उनको हराया? भारत का संविधान निर्माता, जिसने संविधान का निर्माण किया, जिस संविधान के साथ हम आज खड़े हैं, उनको इज्जत देने के बजाय उनकी बेइज्जती करने के लिए उनके खिलाफ कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा जवाहरलाल नेहरू ने किया। यह है कांग्रेस का इतिहास। पिछली बार पूर्वी राजस्थान में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार आदिवासी वोटों पर बीजेपी का पूरा फोकस है। बाबा साहेब से बीजेपी प्रेम जग जाहिर जीत की जुगत में लगी है और हमें पूरा विश्वास है कि गरीब कल्याण के आधार पे जो राजस्थान की जनता के लिए जो कल्याण के काम मोदी जी ने किया है, उन गरीब कल्याण और जनता के लिए सामान्य काम जो करते हैं उसके आधार पे जात बैरियर टूटता है और पार्टी को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। आप उत्तर प्रदेश में देखा तो विकास के आगे सब बैरियर टूटता है और भारतीय जनता पार्टी सभी का साथ, सबका विकास इसको लेके चलती है और जातियों का सम्मान करती है। तो पार्टी को बड़ा बनाती है, उदार बनाती है, वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पारिवारिक कामों के बावजूद पार्टी के संगठन को प्राथमिकता देना। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज ऐसी इतनी लंबी विराट यात्रा तय करी है। अनुसूचित जनजाति के इस तबके में, इस क्षेत्र में पार्टी पहले भी यहाँ पर पोटेंशियल रहा है। 19 में से 13 सीटें जीती हैं, लोकसभा की सारी सीटें हम लोगों ने जीती हैं और इसलिए मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि उनके आगमन का कार्यकर्ताओं में लाभ हुआ है। पूरी तरह से भरतपुर संभाग की 28 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली जाएंगी। ये आज यहाँ से गणेश जी के इस भूमि से शुरुआत है। हटीले हमीर की भूमि से हम भी हट लेके जाएंगे कि सारी सीटें हमको जितानी है। राजस्थान में 2013 में बीजेपी को बम्पर दलित वोट मिले थे, लेकिन 2018 में दलित वोट बैंक पार्टी से दूर हो गया। भरतपुर संभाग ने बीजेपी के सत्ता में आने के सपने को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। आखिर क्यों सूबे में सत्ता पर काबिज होने के लिए पूर्वी राजस्थान सभी दलों के लिए जरूरी है, वो सियासी समीकरण समझिए। पूर्वी राजस्थान का सियासी गणित। पूर्वी राजस्थान के 7 जिलों में 39 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस को 39 में से 25 सीटों पर जीत मिली थी। 2018 में बीजेपी को 39 में से सिर्फ 4 सीटें ही मिल पाई थी। 2018 में बीएसपी 5, निर्दलीय 4, आरएलडी 1 सीट पर जीती थी। समीकरण से साफ है, सत्ता में आना है तो पूरा पर फतेह पाना है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस के पूर्वी गण में सेंध लगाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्वी राजस्थान के कई नेताओं को कैबिनेट में जगह देकर 2023 में जीत का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। देखना होगा 2023 में पूरब में दलित वोट बैंक पर किसका दाव चलता है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सवाई माधोपुर के 2 दिन के दौरे पर रहे। कल जहां उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया, तो वहीं आज रणथंभौर स्थित अनुराग पैलेस होटल में अपने छोटे पुत्र के सगाई समारोह में शामिल हुए। जेपी नड्डा के पारिवारिक संबंधों की बात की जाए तो उनके बड़े पुत्र का भी पुष्कर में ही शादी समारोह आयोजित हुआ था। उसके बाद अब जयपुर से संबंधित एक परिवार के साथ रणथंभौर स्थित होटल में सगाई समारोह आयोजित किया गया। हालांकि समारोह को पूरी तरह से गुप्त रखा गया है, जहां किसी को शामिल होने की इजाजत नहीं थी।
और अब बात चूरू की, जहां बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारियां तेज कर दी हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पन्ना प्रमुख की मीटिंग ली, जिसमें चुनावी रणनीति बनाई गई। मीटिंग में शहरी और ग्रामीण इलाके से बीजेपी मंडल के पन्ना प्रमुख सहित बीजेपी के कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में बोलते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पन्ना प्रमुख पार्टी का जनाधार बढ़ाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता होता है। साथ ही राठौड़ ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में कुशासन का रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। कर दी है पन्ना प्रमुख के माध्यम से हम हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। चूरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज पन्ना प्रमुख की तैयारी की बैठक है। हम हमारे 252 बूथों में हर बूथ में 50-50 पन्ना प्रमुख तैनात करेंगे, जिनमें एक पन्ना प्रमुख के जिम्मे 60-60 नाम होंगे। उधर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला 2 दिवसीय बीकानेर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज उरमूल डेयरी में सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर कल्ला ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने के आरोप लगाए। मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि बीजेपी के लोग धर्म की परिभाषा नहीं जानते। अगर चर्चा करनी है तो मुझसे धर्म पर चर्चा करें। मंत्री बीडी कल्ला से बात की हमारे बीकानेर संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला 2 दिन के बीकानेर दौरे पर हैं और आज उन्होंने यहाँ डेयरी में एक सोलर प्लांट का लोकार्पण किया है। सर, क्या इससे फ़ायदा होने वाला है डेयरी को? देखिए, ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा के माध्यम से सबसे सस्ती पड़ती है। जैसा अभी आपने सुना कि यहाँ जो सौर ऊर्जा का प्लांट लगा है उससे 1 महीने में 4 लाख रुपए की बिजली की बिल की बचत होगी, 12 महीने में 48 लाख रुपए की बचत होगी। तो इस प्रकार से 10 वर्ष में 4 करोड़ 80 लाख की बचत होगी। और यदि 20 वर्ष की तुलना अपन करें तो 20 वर्षों में करीब करीब 9 करोड़ 60 लाख रुपए की बचत हो जाएगी। और ये बचत जो है डेयरी को लाभ में लाने की स्थिति में होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो सर्वधर्म समभाव करें, जो जिस धर्म को मानने वाले अपने अपने सब धर्म को माने। परंतु ये आक्षेप लगाना कि कांग्रेस के लोगों ने माँ किया है, ये तो बिल्कुल असत्य बात है। ये इसको कहते हैं राजनीति। जिस किसी ने भी किया है उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। आज आपने बता दिया, देखा होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर के सर्वधर्म समभाव और एक दूसरे के मजहब का आदर करना सीखना चाहिए। बीजेपी तो हमेशा आपने देखा होगा अभी चुनाव में भी इसी प्रकार की राजनीति करती है। पर जिस तरीके से नियत जो लोग थे वो चल रहे थे, प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी नहीं थी। इतनी बड़ी आगजनी भी होगी, पत्थरबाजी हुई, लेकिन प्रशासन इसको रोक नहीं पाया। घटना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, जांच का विषय है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ये थे बीडी कल्ला, जिनका साफ कहना है कि जो भाजपा है वो पूरी तरह से इस तरह के जो अनगल आरोप लगा रही है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से हिंदू है और हिंदुओं के प्रोग्रामों में वो भी लगातार सक्रिय रहे हैं। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और खबर दौसा से है। दौसा के सिकराय विधानसभा क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने पर गहलोत सरकार का आभार जताया। आभार जताने के लिए अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने शिरकत की। सरकारी कर्मचारियों ने ओपीएस लागू करने पर खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने सबसे पहले ओपीएस लागू किया है। और ये ताजपोशी आपकी की जा रही है। सारे कर्मचारी साथियों ने, अधिकारी साथियों ने ओपीएस लागू होने के लिए मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन के लिए कार्यक्रम रखा। और मैं समझती हूँ कि बहुत मील का पत्थर ये जो ओपीएस स्कीम लागू हुई है वो है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान की जनता के लिए समर्पित कामों के लिए करते हैं। सिकराय विधानसभा क्षेत्र के अंदर सभी कर्मचारियों में उत्साह इस बात को लेकर और सब लोग मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर सुसाइड केस में अब क्या? आज गृह विभाग और डॉक्टरों के बीच हुई वार्ता सकारात्मक माहौल में हुई थी। अब जयपुर मेडिकल एसोसिएशन हॉल में जुटे डॉक्टर्स आगामी रणनीति को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त तमाम डॉक्टर्स एसोसिएशन हॉल में जुट चुके हैं और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है। कुछ ही देर में बड़ी घोषणा भी हो सकती है। तो अब से कुछ ही समय पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि डॉक्टर्स एसोसिएशन और पुलिस अधिकारियों के बीच में वार्ता हुई थी और डॉक्टर्स की ओर से ये बयान भी सामने आया था कि जो वार्ता थी वो अच्छे से रही और सभी चीजें ठीक होने की संभावना जताई जा रही थी। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर मेडिकल एसोसिएशन हॉल में तमाम डॉक्टर्स जुट चुके हैं और रणनीति की जा रही है, चर्चा की जा रही है। अब से कुछ ही समय में घोषणा भी हो सकती है। और भी ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेश दाधीच इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश, क्या लग रहा है, क्या कुछ चर्चा हो रही है अभी वहां पर? ये दिखाओ ना लोगों। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो जुटे हैं। IMA के डॉक्टर यहाँ पर है, JMA के डॉक्टर्स है, RMCT है और जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं वो भी डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है। पूरे देशव्यापी आंदोलन जो है वो इसको यहाँ पर रखा गया है। उसको अब जो आज यहाँ पर गृह विभाग की जो वार्ता थी आज वो यहाँ पर हुई है और उसके बाद में जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनके संगठन हैं वो सभी यहाँ पर जुटे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से जो दौसा में डॉक्टर की आत्महत्या के बाद में जो उपजा हुआ ये पूरा मामला है और उसमें जो विवाद हुआ है उसको लेकर के कि जो तमाम डॉक्टर्स है वो चाहते हैं कि इसमें दोषियों की गिरफ्तारी हो, साथ में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और आगे से जो है डॉक्टर्स के साथ में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसे लेकर के जो है सरकार को एक खास प्रावधान किए जाने चाहिए और इन कड़े प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज में अपने जो है इनको शामिल करना चाहिए। ठीक है महेश, अब से कुछ ही देर में डॉक्टर्स घोषणा भी करेंगे, नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इस वक्त RAS क्लब में राज्य प्रशासनिक सेवाओं को लेकर संयुक्त अधिवेशन किया जा रहा है। यहाँ पर इस वक्त PCC चीफ डोटासरा कुछ बोल रहे हैं, चलिए सुनते हैं। सीखता आप बताओ। और अगर ये संगठन जो आज बैठा है और ये संगठन दोनों में जाए तो आपको रोक सकता है क्या 2023 में? कोई अब बैठा बैठा सोच रहा था क्या गोविंद डोटासरा तू अपने आप को तुर्प का समझता है, लेकिन आज फंस गया, क्योंकि एक से बढ़ के एक बोल रहा था, मांग भी रख रहा था, ताली भी बजवा रहा था, आपको भी मुस्कुरा रहा था। तो ये सारी चीजें, ये कला सब में नहीं होती साहब। जब ये ताली बजाते हैं, मांग करते हैं, तो आपके तो लिलाड़ पे सिकुड़न आनी तय होती है। अब आज पता नहीं क्या जादू किया इन्होंने, ऊपर कोई समोसे में क्या खिलाया अरोड़ा जी आपने, कि सारे का सारा माहौल जोरदार है। ये OPS वाला तो साहब आपने ऐसा काम कर दिया कि लोग कहते हैं युगों युगों तक याद रखेंगे, ये युगों युगों तक याद रखेंगे। मैं कुछ दिन पहले बाड़मेर जैसलमेर की तरफ गया, क्योंकि जैसे संगठन चलाते हैं वैसे आपकी दया से मैं भी मेहरबानी से चलाता हूं। तो मैं वहां गया तो एक देऊ पंचायत है जो आपके इसमें लॉ आउट में आती है, तो वहां मेरा एक स्वागत हुआ और सारे लोग जय बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बीच बीच में एक दो नाम मेरा भी ले रहे थे। तो क्योंकि मैं गया तो मेरा लेना ही है, लेकिन काम तो मुख्यमंत्री जी ने किया था, बजट तो इन्होंने दिया था, तो इनकी ज्यादा बोल रही थी। अच्छा, मैं भी राजी हो रहा था कि मुख्यमंत्री की बोल रही है तो ठीक है, बड़ी सरकार की बोल रही है। तो मैंने एक लड़के से पूछ लिया भाषण देते देते, मैं कहा बोलो OPS जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। तो मैंने कहा भाई ठीक है। मैंने कहा तू काय में नौकरी करता है भाई? बोले साहब रीट की तैयारी कर रहा हूं, लग जाऊंगा लेकिन पेंशन तो मिलेगी मेरे को। मैंने कहा मजा आ गया बात का। तो आपने ऐसे फैसले किए हैं, ये यूं ही नहीं कह रहे हैं, सबके चेहरे देखो आप इतने खिल रहे हैं। जरूर है साहब कि मौसम देकर पलटी मारे, बात नहीं मारेगा तो ठीक है। हवा ज्यादा देखते हैं कर्मचारी, अधिकारी, IAS हो चाहे RAS हो। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।
है।